हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का स्टडी भी अच्छी तरीके से चल रहा होगा। तो आज हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र का यानी इकोसिस्टम का एमसीक्यू करने वाले हैं। जितने भी स्टूडेंट्स लाइव आए हैं तो सेशन को शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो जल्दी से फटाफट आप लोग है ना लाइक कर दीजिए। चलिए करते हैं सेशन को स्टार्ट। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना है, फिर आंसर देना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह और आहार श्रृंखलागत होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह आहार श्रृंखला होता है किस दिशा में होता है। एक दिशीय होता है, द्विदिशीय होता है, या बहुदिशीय होता है, या निर्दिशीय होता है। क्या होगा राइट आंसर। सभी स्टूडेंट्स को राइट आंसर देना है। क्या होगा राइट आंसर। एक नंबर क्वेश्चन का है, यानी कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर देना है आप लोगों को। क्या होगा राइट आंसर। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है। जिन जिन स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर ए लगाए हैं देन आप लोगों का सही है। याद रखना है आप लोगों को, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है किस दिशा में होता है, तो एक दिशीय होता है। याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आप लोगों के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला नंबर प्रश्न है, समुद्री तल में रहने वाले जंतु क्या कहलाते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स को राइट आंसर देना है। क्या होगा राइट आंसर। समुद्री तल पर रहने वाले जंतु क्या कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है लेंथिक, ऑप्शन बी में है पेलाजिक, ऑप्शन सी में है व्यंथिक, ऑप्शन डी में है लोटिक। क्या होगा राइट आंसर। आप लोगों को राइट आंसर देना है। समुद्र तल पर रहने वाले जंतु क्या कहलाते हैं। लेंटिक कहलाते हैं, या पेलाजिक, या व्यंथिक, या लोटिक। क्या होगा आपके अनुसार से राइट आंसर दीजिए। आप लोग सभी स्टूडेंट्स को राइट आंसर देना है। क्या होगा राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन जिन स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर सी लगाए हैं देन आप लोगों का सही है। याद रखना है, समुद्र के तल में जो जीव रहते हैं क्या कहलाते हैं, व्यंथिक कहलाते हैं। अगर आपसे पूछे कि समुद्र के ऊपरी सतह पर, है ना, दूसरा क्वेश्चन बढ़िया से सुनिएगा। क्या बोल रहे हैं हम कि ऊपरी सतह पर, समुद्र के ऊपरी सतह पर रहने वाले जंतु क्या कहलाएंगे, तब ये कहलाएंगे पेलाजिक, है ना। अगर ऊपरी सतह की बात कर रहे हैं हम, ऊपरी सतह पर रहने वाले जंतु क्या कहलाए, तो ये पेलाजिक कहलाएंगे। ऑप्शन नंबर बी में जो है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जलीय पारितंत्र में ऊर्जा का पैरामीड कैसा होता है। सभी स्टूडेंट्स को राइट आंसर देना है। पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि जलीय पारितंत्र में ऊर्जा का पैरामीड कैसा होता है। तो हमेशा सीधा होता है, हमेशा उल्टा होता है, घंटीनुमा होता है, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर। आप लोगों को राइट आंसर देना है। जलीय पारितंत्र में है ना ऊर्जा का प्रभाव कैसा होता है, पैरामिड। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन जिन स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर ए लगाए हैं देन आप लोगों का सही है। तो जलीय, याद रखना है आप लोगों को, जलीय पारितंत्र में ऊर्जा का पैरामिड कैसा होता है, तो हमेशा सीधा होता है। याद रखिएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि नए प्रजातियों के निर्माण का मुख्य कारक है। सभी स्टूडेंट्स को राइट आंसर देना है। क्या होगा राइट आंसर। नए प्रजातियों के निर्माण का मुख्य कारक है। ऑप्शन नंबर ए में है प्रतियोगिता, ऑप्शन बी में है उत्परिवर्तन, ऑप्शन सी में है विलगन, या ऑप्शन डी में है निरंतर विविधता। क्या होगा राइट आंसर। सभी स्टूडेंट्स को राइट आंसर देना है। नए प्रजातियों के निर्माण का मुख्य कारक क्या होना चाहिए। सभी स्टूडेंट्स राइट आंसर दें। हाँ, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन जिन स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर सी लगाए हैं देन आप लोग सही लगाए हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, नए प्रजातियों के निर्माण का मुख्य कारक कौन सा है, तो यह विलगन है। याद रखिएगा, प्रतियोगिता उत्परिवर्तन जो है ये सब नहीं है, तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि गौर से पढ़िएगा, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना है, फिर आंसर देना है। तो क्या कह रहा है 6ठे नंबर प्रश्न में, SO2 प्रदूषण का सूचक है। हाँ स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स को राइट आंसर देना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि SO2 प्रदूषण का सूचक है। क्या होगा राइट आंसर। शैवाल, लाइकेन, कवक, इनमें से सभी। क्या होगा राइट आंसर। सभी स्टूडेंट्स को राइट आंसर देना है। फटाफट कमेंट्स करें आप लोग। SO2 प्रदूषण का सूचक क्या है। शैवाल है, लाइकेन है, कवक है, इनमें सभी है। क्या होगा राइट आंसर। आप लोगों को पता होगा शैवाल, लाइकेन, कवक के बारे में ना। तो राइट आंसर देना है SO2 यानी कि
SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, है ना। इसका प्रदूषक का सूचक कौन है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग बी ही आंसर दिए होंगे, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना है SO2 प्रदूषण का मुख्य सूचक कौन सा है, तो वह लाइकेन है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि ग्राम प्लस और ग्राम माइनस में बैक्टीरिया की भिन्नता पाई जाती है, उनके किसमें? राइट आंसर देना है आप लोगों को। पहले क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए। क्या कह रहा है? ग्राम प्लस और ग्राम माइनस बैक्टीरिया में भिन्नता पाई जाती है उनके, यानी कि उनके किस हिस्से में पाया जाता है? कोशिका भित्ति में, केंद्रक में, मेसोसोम में, इनमें से कोई नहीं। मेसोसोम तो हम सुने नहीं है, राइबोसोम होते हैं। तो राइट आंसर देना आप लोगों को क्या होगा राइट आंसर? ग्राम प्लस और ग्राम माइनस बैक्टीरिया का में भिन्नता पाई जाती है, उनके किस हिस्से में पाया जाता है, यानी किस भाग में पाया जाता है? कोशिका भित्ति में, केंद्रक में, मेसोसोम में, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर? आप लोगों को राइट आंसर देना है। सभी स्टूडेंट्स राइट आंसर दे, कमेंट्स करें फटाफट। हाँ स्टूडेंट्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन नंबर ए लगाए हैं देन आप लोगों का सही है। याद रखना है ग्राम प्लस और ग्राम माइनस बैक्टीरिया में भिन्नता जो पाई जाती है कोशिका भित्ति में पाई जाती है, याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? पारिस्थितिकी तंत्र का उपयोग का श्रेय दिया जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा आप लोग, है ना। क्या कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द के उपयोग का श्रेय दिया जाता है, किसे दिया जाता है? तो गार्डनर को, ओडम को, टॉन्सली को, वर्मिंग को। क्या होगा राइट आंसर? आप लोगों को राइट आंसर देना है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का उपयोग का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका क्या होगा राइट आंसर? सभी स्टूडेंट्स को राइट आंसर करना है। फटाफट राइट आंसर दीजिए आप लोग। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन जिन स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर सी लगाए हैं तो आप लोगों का करेक्ट है। तो क्या कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र का श्रेय किसे दिया जाता है? तो टॉन्सली साहब को दिया जाता है। याद रखना है आप लोगों को, है ना। किसे दिया जाता है? तो टॉन्सली साहब को दिया जाता है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि पौधों जो चट्टानों पर उगते हैं क्या कहलाते हैं? सभी स्टूडेंट्स को राइट आंसर देना है। क्या कहलाता है? जो पौधे जो चट्टानों पर उगते हैं क्या कहलाते हैं? ऑक्सेलोफोसाइट, लिथोफाइट, एरियोफाइट, हेलोफाइट। क्या होगा राइट आंसर? आप लोगों को राइट आंसर करना है कि पौधों जो चट्टानों पर उगते हैं क्या कहलाते हैं। का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना है सभी स्टूडेंट्स को, पौधे जो चट्टानों पर उगते हैं क्या कहलाते हैं? लिथोफाइट कहलाते हैं, याद रखिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं लवणीय जल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, तब आपका राइट आंसर क्या होगा? मैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, लवणीय जल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? यह जो कहलाते हैं ऑप्शन नंबर डी में जो है हेलोफाइट कहलाते हैं। याद रखना है लवणीय जल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो हेलोफाइट कहलाते हैं, याद रखना है ना। अगर मैं पूछूँ आर्द्रता नमी वाले क्षेत्रों में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो यह हाइग्रोफाइटिक कहलाते हैं, याद रखना है आप लोगों का, है ना। अगर मैं पूछूँ आपसे बर्फीले क्षेत्रों में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? बर्फीले क्षेत्रों में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो यह कहलाते हैं मेसोफाइटिक। याद रखना है, आप लोग नोट भी करते जाएँ। तो बर्फीले क्षेत्रों में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो मेसोफाइटिक कहलाते हैं, याद रखना है। अगर पूछूँ कि मरुस्थलीय पौधों में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? हाँ स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स को बताना है मरुस्थलीय में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो यह जीरोफाइटिक कहलाते हैं, याद रखिएगा। सभी स्टूडेंट्स को याद रखना है कि मरुस्थलीय में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो यह जीरोफाइटिक कहलाते हैं, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, समीकरण फोटो बी किसे निरूपित करता है? सभी स्टूडेंट्स को राइट आंसर देना है। क्या कह रहा है कि समीकरण फोटो बी जो है किसे निरूपित करता है? जन्म दर को, वृद्धि दर को, मृत्यु दर को, उपयुक्त सभी। क्या होगा राइट आंसर? सभी स्टूडेंट्स को राइट आंसर देना है। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन है कि समीकरण फोटो बराबर बी जो है किसे निरूपित करता है? सभी स्टूडेंट्स को राइट आंसर देना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ स्टूडेंट्स, जिस स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर बी लगाया है देन आप लोगों का सही है। समीकरण फोटो बी किसको प्रदर्शित करता है? तो वह वृद्धि दर को प्रदर्शित करता है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा कि तालाब के किनारे इर्द गिर्द छिछला पानी
का क्षेत्र क्या कहलाता है? राइट आंसर देना आप लोगों को। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि तालाब के किनारे जो है इर्द गिर्द छिछला पानी का क्षेत्र क्या कहलाते हैं? लिटोरल जोन या लिमिनेटिक जोन या प्रोफंडल जोन या बेंथिक जोन? क्या होगा राइट आंसर? आप लोगों को राइट आंसर करना है। तालाब के किनारे इर्द गिर्द छिछला पानी का क्षेत्र क्या कहलाता है? लिटोरल जोन या लिमिनेटिक जोन या प्रोफंडल जोन या बेंथिक जोन? क्या होगा राइट आंसर? सभी स्टूडेंट को राइट आंसर देना है। तो और साथ में याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर आप पैरा मेडिकल या बीएससी नर्सिंग का तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा। क्या कह रहा है? तालाब के किनारे या इर्द गिर्द छिछला पानी का क्षेत्र क्या कहलाते हैं? लिटोरल जोन या लिमिनेटिक जोन या फ्रंटल जोन या बेंथिक जोन? क्या होगा राइट आंसर? सभी स्टूडेंट्स को राइट आंसर करना है। फटाफट राइट आंसर करें आप लोग। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन जिन स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर ए लगाए हैं देन आप लोगों का सही है। याद रखना है, तालाब के किनारे इर्द गिर्द छिछला पानी का क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो यह लिटोरल जोन कहलाता है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है न्यूमेटोफोर्स कहाँ उपस्थित होता है? राइट आंसर देना आप लोगों को। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? न्यूमेटोफोर्स कहाँ उपस्थित होता है? ऑप्शन ए में है जीरोफाइट, ऑप्शन बी में है हाइग्रोफाइट, ऑप्शन सी में है मीजोफाइट, ऑप्शन डी में है हेलोफाइट। राइट आंसर करना आप लोगों को। न्यूमेटोफोर्स यहाँ उपस्थित होता है, यानी कहाँ उपस्थित होता है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना है आपको, न्यूमेटोफोर्स कहाँ उपस्थित होते हैं? तो हेलोफाइट में। आप लोगों को बताए थे है ना, हेलोफाइट किसे कहेंगे? यानी कि जितने भी पौधे हैं जो लवणीय पौधे में उगते हैं, याद रखना है, लवणीय जल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं हेलोफाइट। मीजोफाइट किसे कहते हैं? आप लोगों को अभी आंसर बताए हैं। मीजोफाइट किसे कहते हैं? आप लोगों को याद रखना है मीजोफाइट किसे कहते हैं। तो यह जो है बर्फीले क्षेत्रों में उगने वाले पौधे जो है मीजोफाइट कहलाते हैं। हाइग्रोफाइट किसे बोलेंगे? आर्द्रता में उगने वाले पौधे को हाइग्रोफाइट बोलेंगे। याद रखना आप लोगों को। जीरोफाइट का बात कर लेते हैं। ऑप्शन ए में है जाए जीरोफाइट, इसे किसे कहते हैं? तो मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो जीरोफाइट कहलाते हैं, याद रखना है। ऑप्शन हमारा लेकिन क्वेश्चन था न्यूमेटोफोर्स कहाँ उपस्थित होता है? याद रखना है हेलोफाइट में उपस्थित होते हैं, याद रखना है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट आंसर देना है। पहले तो क्वेश्चन को समझ लिए क्या कह रहा है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, सभी स्टूडेंट्स को राइट आंसर देना है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ओजोन परत का संरक्षण या जैव विविधता का संरक्षण या वैश्विक तापमान का संरक्षण या जलवायु परिवर्तन का संरक्षण? क्या होगा राइट आंसर देना है आप लोगों को। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ओजोन परत का संरक्षण या जैव विविधता का संरक्षण या वैश्विक तापमान या जलवायु परिवर्तन का संरक्षण? क्या होगा राइट आंसर देना आप लोगों को। इसका जो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह ओजोन परत का संरक्षण से लेकर है। अब थोड़ा सा समझ लीजिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ना, यह जो है एक संगठन होता है, तो याद रखिएगा जो किसको लेकर है? तो ओजोन परत को संरक्षण को लेकर है ना, कदम उठाए हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, याद रखना है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? यानी डैश से संबंधित है, यानी किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जनसंख्या से या संसाधन से या वैश्विक वार्मिंग से या प्रदूषण से? क्या होगा राइट आंसर? सभी स्टूडेंट्स को राइट आंसर देना है। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जनसंख्या से, साधन से, वैश्विक वार्मिंग से, प्रदूषण से? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सभी स्टूडेंट्स को राइट आंसर देना है। इसका जो राइट आंसर की बात करें, इसका जो ऑप्शन नंबर सी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन जिन स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर सी लगाए हैं देन आप लोगों का सही है। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो वैश्विक वार्मिंग से है, याद रखिएगा। तो प्रोटोकॉल के बारे में आपको बता ही दिए, यह एक प्रकार का संगठन होता है। तो चलिए थोड़ा सा इसको डिटेल से जान लेते हैं। चलिए थोड़ा सा क्योटो प्रोटोकॉल को एक अंतर्राष्ट्रीय को है ना थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं। तो क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? तो देखिए थोड़ा सा पढ़ लीजिए कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, ये बता ही दिए थे, जो 1992 में संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज को विस्तार करती है, जो राज्य दलों को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध करती है। जो प्रोटोकॉल को
है ना। प्रोटोकॉल को 11 दिसंबर 1997 को क्योटो जापान में अपनाया गया था और यह 16 फरवरी 2005 से पूर्णतः लागू हुआ था। तो ये थे हमारे प्रोटोकॉल यानी क्योटो प्रोटोकॉल। तो याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो याद रखिए, ये थे हमारे लास्ट प्रश्न। तो आई होप आप लोग को सभी प्रश्नों के उत्तर समझ में आए होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं अगले सेशन पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट टू ऑल ऑफ़ यू।